नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल डॉलर है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, गुड मॉर्निंग। आज हमारे वेब ट्रेनिंग का आज थर्ड डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जिस दिन भी हम जो भी वर्क करेंगे उसके लिए एक फोल्डर वाइज वर्क करेंगे। और यहाँ पर आज देख सकते हैं कि आज डेट है हमारी 6 अगस्त 2021 है। सो यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया है और मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और मैं बिल्कुल ज़ीरो से एक फ़ोल्डर आपको बना के बताता हूँ। सो यहाँ पर ये जो है मैंने 6 अगस्त 2021 वाला फ़ोल्डर बनाया और आप राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विथ कोड आप कर सकते हैं या कोड डॉट भी कर सकते हैं। ये आपने किया, यहाँ से आप एक नई फाइल बनाएं, स्टार्ट करें और फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .html होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने index.html किया। बेटा खुशान, यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको HTML का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो रेडीमेड स्ट्रक्चर आपको HTML:5 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये रेडीमेड भी स्ट्रक्चर मिल सकता है। इसमें इस स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। आपको देखिए डॉक टाइप लिखा हुआ है। HTML के अंदर जो है लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको HTML कोड को वैलिडेट करना बताया था, वेरीफाई करना बताया था। तो उसमें लैंग एट्रीब्यूट हम लिखते हैं। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। ये एट्रीब्यूट कहलाता है और एट्रीब्यूट हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और जो टैग्स हैं हमें इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये सारे टैग्स जो हैं सिंगुलर हैं। इसमें देखिए एक टैग हमारे पास मेटा आया है और उसकी एट्रीब्यूट का नेम है चारसेट UTF-8। दूसरा है मेटा HTTP-EQ और ये कुछ टैग्स हैं जो कि किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए कंपलसरी हमें लिखना पड़ता है। अभी आप देखेंगे कि 12 लाइन का कोड है, एक HTML का एक ब्लैंक कोड है 12 लाइन का। कोई सी भी वेबसाइट बनाओगे इन फ्यूचर आपको मिनिमम ये 12 लाइन के कोड से तो आपको अपना काम चालू करना पड़ेगा। वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट आपको चालू करना पड़ेगा। इसमें इनिशियली हमारे पास हेड के अंदर मेटा है और टाइटल है। मेटा जो है ये आपको अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देता है कि यहाँ पर जो है हम किस प्रकार के कैरेक्टर यूज करने वाले हैं। आप अपने लैपटॉप या कीबोर्ड को आप गौर से देखिए, जितने भी ये अल्फाबेट दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। और ये जो कैरेक्टर हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो एक सेट में है। सेट मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है ना। सेट को क्या कहते हैं हम? कलेक्शन। ये सारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ABCD, नंबर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, इन सबको सेट कहा जाता है और इस सेट को टेक्नोलॉजी में UTF-8 कहा जाता है। ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, UTF-8 क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट्स का पूरा एक कलेक्शन है, एक सेट है। हमारे जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं वो हम इंग्लिश में बनाएंगे और जो कैरेक्टर यूज करेंगे वो UTF-8 वाले करेंगे। तो जब भी मैं कैरेक्टर सेट UTF-8 की बात कर रहा हूं मतलब मैं किस कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं? इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं। डेफिनेटली वेबसाइट हम इंग्लिश में बनाने जा रहे हैं। हमारी लैंग एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे? EN लिखेंगे और कैरेक्टर सेट क्या होगा? UTF-8 होगा। ठीक है। ये अभी इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और कुछ और है, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट। ये टैग जो है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट वाला टैग। जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे क्या होता है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो अलग अलग डिवाइसेस पे डिस्प्ले होंगी। हो सकता है कोई आपका यूजर जो है वो उसको छोटे मोबाइल पर देखे, कोई टैबलेट पे देख सकता है, कोई लैपटॉप पे देख सकता है, कोई टीवी पे देख सकता है। हमारे पास जो आज की तारीख में जो हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जिस पर वो वेबसाइट देखी जाएगी वो अलग अलग रिजोल्यूशन की है, अलग अलग साइज की है। आपको ऐसी वेबसाइट डिजाइन करनी है जो हर डिवाइस पर, हर अलग अलग रिजोल्यूशन की डिवाइस पर वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो। उसके लिए आपको अपने हेड टैग के अंदर ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट, ये वाला टैग आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ये मेटा नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट वाला टैग आपने नहीं लिखा और आपने वेबसाइट बना दी तो वेबसाइट तो बन जाएगी मगर वो सिर्फ कुछ ही डिवाइसेस पे काम करेगी, दूसरी डिवाइसेस पे वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगी।
तो यदि आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो सब डिवाइस पे चले, मोबाइल पे चल जाए, टैबलेट पे चल जाए, लैपटॉप पे चल जाए, एलईडी टीवीज पे चल जाए, अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है तो आज से आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हेड टैग के अंदर अगर ये टैग आपने लिखा है तो आपकी वेबसाइट किस प्रकार की बनेगी, रिस्पॉन्सिव प्रकार की बनेगी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप डिजाइन करोगे। अगर ये टैग आपने नहीं लिखा तो भी आप वेबसाइट बना दोगे, मगर वो वेबसाइट जो होगी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। सो ये हमेशा ये हमें ध्यान रखना है। बाकी इस टैग का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो पहला टैग हो गया हमारा मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये किस लिए है, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए है। और दूसरा मेटा नेम इज इक्वल टू चार सेट, ये बताने के लिए है कि आप अपनी वेबसाइट में किस प्रकार के कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम इंग्लिश में बनाएंगे, तो इंग्लिश में हमारे कौन से कैरेक्टर आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। सो ये जो सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनका एक कलेक्शन होता है जिसे हम सेट बोलते हैं, और उस कलेक्शन का नाम है UTF-8। सो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब यहाँ पर राइट क्लिक करके थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, इनको थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप फर्स्ट टाइम कोड करते हैं तब आप जो बच्चे जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इंडेंटेशन नहीं करते हैं। सो एक टर्म बता रहा हूं मैं आपको आज से, इंडेंटेशन। सो मैं यहाँ नोटपैड पे लिख देता हूं, इस टर्म को हम कहेंगे आज से इंडेंटेशन। क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपको सारी चीजें मैं स्टार्ट से बताऊंगा। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। सो इंडेंटेशन आपको करना है, कैसे करना है तो उसके लिए मैं रूल बता रहा हूं। चिल्ड्रन को पकड़ो और टैब बटन प्रेस करना है। सो मुझे पता है HTML का चिल्ड्रन कौन है, हेड और बॉडी। तो हेड और बॉडी को दोनों को पिक किया मैंने, ये देखिए सिलेक्ट किया, और मैं अपने कीबोर्ड पर देखिएगा कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन है, उसको मैं प्रेस करूंगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। आपको इंडेंटेशन हमेशा कोड में रखना है। और इंडेंटेशन कहां दोगे, चिल्ड्रंस पर देना है। चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा टैब देके खिसका दिया। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें चाइल्ड पेरेंट का पता चलता है। अब देखिए मैं यहां से अगर इंडेंटेशन मिस कर दूं, ये मैंने सबको सिलेक्ट किया और ये मैंने सबको इंडेंटेशन खत्म कर दिया, तो अब आप मुझे देख के बताओ कौन पेरेंट है कौन चिल्ड्रन है, बता सकते हो, नहीं बता सकते हैं, दिक्कत आ रही है। तो इंडेंटेशन जो है आपको कोड को रीडेबल बनाता है, कोड आप पढ़ सकते हो और आप ये बता सकते हो कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है। तो देखिए अब जो है मैंने कोड में प्रॉपरली थोड़ा गैप दे दे के मैंने क्या किया है, इंडेंटेशन किया है। और इस इंडेंटेशन के माध्यम से मैं ये बता सकता हूं कि कौन टैग किसका पेरेंट है और किसका चिल्ड्रन है। जैसे कि मैं बता सकता हूं कि हाँ हेड जो है, जो टाइटल है उसका पेरेंट हेड है, और हेड का पेरेंट कौन है, HTML है, और HTML का सिबलिंग कौन है, और डॉक टाइप है। डॉक टाइप का सिबलिंग कौन है, HTML है, HTML का चिल्ड्रन कौन है, आपका हेड और बॉडी है। सो इंडेंटेशन से आपको सबसे दो फायदे होंगे, एक तो कोड पढ़ पाओगे और दूसरा आप चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बता पाओगे। और जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उनका कोड हमेशा इंडेंटेशन में होता है। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोड जो भी होंगे चाइल्ड पेरेंट वाले जो स्ट्रक्चर होंगे उसको हमेशा आज से आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेशन करना पड़ेगा। सो मैंने इंडेंटेशन किया। अब देखिए मैं बॉडी के अंदर जा रहा हूं और यहां पर देखिए मैं कोड अब लिखता हूं। मान लीजिए मुझे यहां पर एक पी टैग लिखा मैंने। सो पी जो है वो एक पेयर टैग है। सो यहां पर मैं टैग्स बता दूं, टाइप्स ऑफ टैग्स। सो टाइप्स ऑफ टैग्स, सो कितने टाइप के टैग होते हैं, एक तो सिंगुलर, इसको आप बोल सकते हो सिंगुलर टैग्स बोल सकते हो, और दूसरे को आप बोल सकते हो पेयर्ड टैग्स बोल सकते हो। सो पेयर टैग का मतलब हो गया कि जिसका स्टार्ट टैग भी हो और एंड टैग भी हो। सो ये एंड टैग भी हो, कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से हो, तो वो क्या कहलाएगा, पेयर टैग कहलाएगा। और सिर्फ जिसमें स्टार्टिंग टैग ही हो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर टैग कहलाएगा। तो मुझे बताइए आप कि हमारे कोड एग्जांपल में अभी सिंगुलर टैग कौन कौन से हैं। डॉक टाइप सिंगुलर टैग है, डॉक टाइप है ना, क्योंकि डॉक टाइप का कोई एंडिंग टैग नजर नहीं आ रहा है। तो डॉक टाइप इज अ सिंगुलर टैग, HTML इज अ पेयर टैग, हेड इज अ पेयर टैग, बॉडी इज अ पेयर टैग, मेटा इज अ सिंगुलर टैग, मेटा इज अ सिंगुलर टैग, मेटा इज अ सिंगुलर टैग, टाइटल पेयर टैग है क्योंकि टाइटल का स्टार्ट यहां दिख रहा है तो एंड यहां पर है। स्टार्ट एंड साइड बाय साइड भी हो सकते हैं और टॉप बॉटम में भी हो सकते हैं। जैसे साइड बाय साइड में कौन है, टाइटल ये रहा, ये साइड बाय साइड है, स्टार्ट इधर मिला है तो एंड इधर मिल गया। और इसमें क्या हो रहा है, ये टॉप पे मिल रहा है तो वो उसका एंडिंग कहां मिल रहा है, बॉटम में मिल रहा है। एंडिंग टैग हो चाहे वो साइड बाय साइड हो या टॉप बॉटम में हो, एंडिंग टैग है तो उस टैग को आप क्या कहोगे, पेयर टैग कहोगे। तो HTML के अंदर दो ही प्रकार के टैग होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है और दूसरा
पेयर टैग होता है। सो यहाँ पर हमें जो है पेयर टैग यूज करना है। सो पी टैग हमें यूज करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक पी टैग होता है। सो पी फॉर पैराग्राफ। सो पैराग्राफ का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई लाइन आपको इंग्लिश में लिखनी है, वो अगर एक से ज्यादा लाइन की होगी तो उसको आप क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। तो वो तो इंग्लिश टर्म हो गया। मगर आपको वेबसाइट में कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है, आपको कोई कुछ लिखना है जिसमें एक से ज्यादा लाइंस हो, ठीक है, एक से ज्यादा लाइंस हो, तो डेफिनेटली वैसे कंटेंट को आप जो है किस टैग में लिखना चाहिए, आपको पी टैग में। और पी का मतलब होता है एचटीएमएल के अंदर पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ किस प्रकार का टैग है, वो सिंगुलर टैग है, सॉरी पेयर टैग है। सो पी का स्टार्ट मिलेगा और पी का क्या मिलेगा, एंड टैग मिलेगा। सो पी के एंड टैग को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लिखा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब क्या हुआ, इसका आउटपुट देखने के लिए आप 6 अगस्त में जाइए और index.html को आप रन करके देखिए। और यहाँ पर हमारे पास जो है, इसको मैं रन करके बताता हूं आपको। ये रन हुआ, बहुत स्लो चल रहा है ना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक वेबसाइट ओपन हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता करना है कि फेसबुक ने क्या HTML कोड लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल आप प्रेस करिएगा, कंट्रोल यू। सो कंट्रोल यू से क्या होगा, आपका सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं कंट्रोल यू प्रेस करके बता रहा हूं और फेसबुक ने क्या सोर्स कोड यूज कर रखा है, कौन से HTML के टैग्स यूज कर रखे हैं, तो वो आपको जो है सोर्स कोड में दिखाई देगा। सो इस प्रकार से जो है आप सोर्स कोड देख सकते हैं। ये लोड हो रहा है, तब तक मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो हमने जो कोड किया था, अगर वो हमारा वेबसाइट का अगर सोर्स कोड देखना है तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखिए हमारा सोर्स कोड हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर ये इनका सोर्स कोड भी हमें बहुत जल्दी दिखाई देगा। सो ये देखिए, ये कुछ टैग्स यूज किए गए हैं। तो डेफिनेटली ये सोर्स कोड है। ये देखिए डॉक टाइप आपको मिल जाएगा, ऊपर ऊपर डॉक टाइप मिल रहा है, HTML हमें मिल रहा है, लैंग एट्रीब्यूट हमें मिल रहा है। इसमें से कुछ कुछ टैग आप पहचान पा रहे होंगे और कुछ कुछ टैग्स आप नहीं पहचान पा रहे होंगे। सो डेफिनेटली ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कंट्रोल यू आप प्रेस करें और कंट्रोल यू से आप किसी भी वेबसाइट का एटलीस्ट HTML का स्ट्रक्चर तो आप देख ही सकते हैं। और धीरे धीरे मैं आपको और आगे बताता चलूंगा। सो आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है सोर्स कोड देखने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पैराग्राफ वाला टैग। और सो यहां पर जो है दो बंद हो गए। ओके, ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। और यहां से चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और टैग्स ले लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो कि वेबसाइट्स में यूज होता है उसको हम कहते हैं div टैग, ठीक है। इस div टैग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो div टैग जो होता है वो आपके किसी भी एलिमेंट को कंटेन करता है। जैसे कि आपको अपना नेम लिखना है, यहां पर मैंने लिखा ओके लैब्स लिखा। सो देखिए मैं सेव किया और मैं अगर आउटपुट देखूंगा तो यहां पर देखिए ओके लैब्स नई लाइन पर आया, ठीक है। अगेन मैं यहां पर मैंने div टैग, कितने div टैग ले सकते हैं, कितने भी, जितने चाहो उतने टैग्स आप ले सकते हैं। सो वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग मैंने दूसरे div के अंदर लिखा। सो आपको जो कंटेंट है वो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो एरिया होता है उसे कंटेंट एरिया बोलते हैं। सो कंटेंट आपको जो लिखना है वो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में लिखना है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में मैंने कुछ भी लिखा और मैंने सेव किया, आउटपुट देखा। हमेशा ध्यान रखना कि जो div टैग है वो लाइन बाय लाइन स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर दो प्रकार के टैग मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन है, ये तो टाइप्स ऑफ टैग हो गए। और टाइप्स ऑफ टैग्स बेस्ड ऑन स्पेसिंग। सो बेस्ड ऑन स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे कहलाते हैं इनलाइन एलिमेंट।
ठीक है ना। तो दो ही प्रकार के स्पेसिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें कि स्पेसिंग से रिलेटेड कितने टैग्स होते हैं, तो आप वो बता सकते हैं दो प्रकार के टैग होते हैं, या तो ब्लॉक लेवल टैग होगा या फिर इनलाइन टैग होगा। तो अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट की खास बात क्या होती है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, इट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो हमेशा नई लाइन से चालू होते हैं। जब भी आप वो टैग लेओगे तो वो नई लाइन से चालू हो जाएगा। सो अभी जस्ट हमने यूज किया है कि मैंने एक आपको div यूज करके बताया है, और जैसे ही मैंने div लिया और मैंने आउटपुट देखा तो वो नई लाइन से चालू हो गया। फिर दूसरा div लिया, वो नई लाइन से चालू हो गया। सो ऐसे टैग जो नई लाइन से चालू हो रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, आज से ब्लॉक लेवल टैग कहेंगे। सो यहां पर एग्जांपल भी चलिए लिख लेते हैं। यहां पर एग्जांपल में मैंने लिखा कौन कौन, div कॉमा, और आगे हम देखते चलेंगे कि जो जो भी होंगे वो div जो है, जो div टैग है वो किस प्रकार का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं और कौन कौन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्या पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? तो आप लेके देखिए, मैं दूसरा पैराग्राफ लिख रहा हूं। सो P का स्टार्ट, P का क्लोज, और ओके लैब्स 2 यहां पर मैंने लिखा। अगर ये ओके लैब्स 2 नई लाइन से चालू हो गया, मतलब या तो इस कर्सर के बाद ही चालू होना चाहिए और एक यहां चालू होना चाहिए। अगर वो यहां से नीचे आ गया और नई लाइन से चालू हो गया, मतलब वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो चलिए अब मैं एक दूसरा पैराग्राफ यूज कर रहा हूं, और देखिए दूसरा पैराग्राफ भी नई लाइन से चालू हो गया है। तो ऐसे टैग क्या कहलाएंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाएंगे। सो एग्जांपल के तौर पे div कौन हो गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, पैराग्राफ कौन हो गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो चलिए अब जो है मैं आपको कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताता हूं। सो इनलाइन एलिमेंट डोंट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। सो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं कभी भी नई लाइन से चालू नहीं होते। आप इनलाइन एलिमेंट ले, वो कभी भी नई लाइन से चालू नहीं होंगे। सो इनलाइन एलिमेंट्स कैसे हम ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर मुझे वर्ड को जो है थोड़ा सा बोल्ड करना है, फॉर एग्जांपल। सो यहां पर मैंने वर्ड को क्या किया, एक स्पान में ले लिया। ठीक है, स्पान जो होता है एक एलिमेंट होता है div के प्रकार का ही, मगर वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो देखिए मैंने वर्ड को किसके अंदर लिख दिया, स्पान के अंदर लिख दिया। अगर मेरा वर्ड जो है नई लाइन पर आ गया, नीचे खिसक के नई लाइन से स्टार्ट हो गया, तो स्पान को भी हम क्या कहेंगे, ब्लॉक लेवल कहेंगे। मगर कब, जब मैं प्रैक्टिकली अगर करके देख लूं और स्पान नई लाइन पर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे ब्लॉक लेवल, अदरवाइज स्पान को क्या कहेंगे, इनलाइन। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये मैंने रिफ्रेश किया, क्या वो नई लाइन पर आया, नहीं आया। तो स्पान जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। सो यहां पर एग्जांपल में, यहां पर मैं लिखता हूं, एग्जांपल में कौन कौन है, स्पान। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पान इनलाइन एलिमेंट है, बट मैं ये एंगल ब्रैकेट यहां पर नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाना, वो आपको एंगल ब्रैकेट में लिखना है। सो स्पान किस प्रकार का टैग है, स्पान जो है इनलाइन टैग है, सॉरी ब्लॉक लेवल टैग है। सो यहां पर स्पान का स्टार्ट और स्पान का क्लोज। सो स्पान जो है पेयर टैग है, पहली बात कि पेयर में है, स्पान का स्टार्ट मिलेगा, स्पान का क्लोज मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि स्पान किस प्रकार का एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है। स्पान एलिमेंट आप जब भी लोगे वो नई लाइन से चालू नहीं होगा, वो सेम लाइन में ही रहता है। उसी तरीके से एक और टैग होता है यहां पर हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, और स्ट्रॉन्ग का उपयोग कब किया जाता है, जब आपके पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसा वर्ड है, आपका नाम है, कोई भी ऐसा शब्द है, कैरेक्टर है, जिसको आपको थोड़ा हाईलाइट करना है, मोटा करना है, बोल्ड करके आपको बताना है, तो आप वहां पर स्ट्रॉन्ग की जगह आप क्या ले सकते हैं, आप उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग ले सकता हूं। तो मैंने प्रोग्रामिंग को किसके अंदर लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर। सो स्ट्रॉन्ग का स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग के क्लोज के बीच में क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग होना चाहिए। प्रोग्रामिंग वर्ड को जो है मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं मेरी वेबसाइट पर। सो स्ट्रॉन्ग वर्ड को मैं यहां पर क्या करूंगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पहली बात, क्या प्रोग्रामिंग वर्ड नीचे गया नई लाइन पर, नहीं गया। सो स्ट्रॉन्ग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। और स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड दूसरी बात आपको क्या अच्छी लगी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड जब भी हम लेते हैं तो वो अंदर आने वाले कंटेंट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। बोल्ड करना मतलब हाईलाइट कर देगा। ये देखिए बोल्ड किया कि नहीं किया, ठीक है ना, ये देखिए आप, ये इसने बोल्ड किया, ये देखिए ये बोल्ड किया। सो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो div हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं और एग्जांपल क्या है, H1 से लेके
H1 से लेके H6 तक जो हमने कल पढ़े थे वो सारे के सारे क्या हैं, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो यहाँ पर हम जाके देखते हैं, वापस से मैं कुछ एग्जांपल में H1 एलिमेंट लेता हूं। सो यहाँ पर देखिए मैंने H1 एलिमेंट लिखा, वेलकम 1 किया, यहाँ पर मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए नई लाइन से चालू हुआ। उसके बाद वापस से इसको कॉपी करें और यहाँ पर मैं क्या लेके बताता हूं आपको, H2 ले लो या H6 ले लो। अगर H2 का स्टार्ट किया है तो उसी का क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि H2 का स्टार्ट कर दिया ना H1 का क्लोज हो गया, ऐसी गलती कभी मत करना। जिस टैग का स्टार्ट किया है उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ये सेव किया मैंने, यहाँ से रिफ्रेश करें आप और यहाँ पर ये देखिए ये हो गया। सो ये भी नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन इसको किस वाले एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, हमें ब्लॉक लेवल के एग्जाम्पल पे हमें लिखना है। सो HTML में जो है वो दो प्रकार के टैग होते हैं। पहला जो है वो ब्लॉक लेवल टैग्स हो गए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गए। ये टैग आप टैग बोले या एलिमेंट बोले बात एक ही है ना, कंफ्यूज मत होना। जब मैं बोलूं ब्लॉक लेवल टैग्स तब भी मैं इन डील्स पैराग्राफ और इन्हीं की बात कर रहा हूं, और जब मैं बोलूं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स तभी भी मैं टैग्स की ही बात कर रहा हूं। सो कभी कभी मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलूंगा तभी कंफ्यूज मत होना, मतलब टैग्स की ही बात कर रहा हूं मैं। सो डिव, पैराग्राफ, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सारे के सारे क्या हैं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये हमेशा कहां से चालू होते हैं, नई लाइन से चालू होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी नई लाइन से चालू नहीं होते हैं, वो सेम लाइन में ही होते हैं। ठीक है, सो स्पान और स्ट्रॉन्ग दो हैं। उसी प्रकार से मैं आपको एक और इनलाइन एलिमेंट बता देता हूं, जैसे कि मैं वेलकम को EM टैग में लिखना चाहता हूं। EM का मतलब होता है एम्फसाइज, आप इटैलिक भी बोल सकते हो। सो EM का मतलब होता है एम्फसाइज, और एम्फसाइज मतलब इटैलिक में अगर आपको कोई लिखना है, इटैलिक मतलब थोड़े से स्लांटेड में अगर आपको कुछ लिखना है तो उसको आप EM टैग में लिख सकते हैं। ये देखिए ये वेलकम जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना, थोड़ा सा आप देखिएगा टिल्ट हो गया है। तो ये जो टिल्ट बिहेवियर है इसको हम एम्फसाइज बोलते हैं। तो इसको आप, इसके लिए HTML में क्या बनाया गया है, आपके पास एक EM टैग बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर जो HTML की हिस्ट्री के अगर हम बात करें तो HTML W3C स्कूल्स पे आप जाइएगा, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं HTML के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर मैं गया, सो W3C स्कूल्स पर आप जाइए और यहाँ पर HTML के इंट्रोडक्शंस आपको थोड़ा बहुत मिलेंगे। सो HTML रेफरेंसेस में गए और यहाँ से जो है ये इस वेबसाइट से आप इनके टैग्स, कौन कौन से टैग्स होते हैं, क्या होते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको मिल सकती है। तो जब भी आपको जितना ट्यूटोरियल, मेरे ट्यूटोरियल से पढ़ना आप उतना पढ़ सकते हैं। आपको एडिशनल वो टैग्स के बारे में वो जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पर जाके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। हालांकि चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको वीडियोस में कवर करता चलूंगा। थोड़ा बहुत हिस्ट्री की बात करें, HTML क्या है, कैसे है, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। क्या हो गया यार, यहां पर जो है आपको इस प्रकार से आप इटैलिक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप एलिमेंट्स ये यूज कर सकते हैं। सो आज जो है मैंने आपको बताया है कि आप ब्लॉक लेवल टैग्स कैसे यूज कर सकते हैं, स्पान एलिमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और स्पान लेवल एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ब्लॉक लेवल टैग्स हमेशा बाहर होंगे, मतलब पेरेंट होंगे, और जो इनलाइन एलिमेंट हमेशा चिल्ड्रंस होंगे। तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन करके बता देता हूँ। ब्लॉक लेवल elements are always parent and inline elements are always children। ठीक है, सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा जो होंगे वो पेरेंट होंगे और इनलाइन एलिमेंट हमेशा चिल्ड्रन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, डिव के अंदर स्पान आ जाए, है ना। जैसे ये मैंने डिव लिया, और डिव के अंदर कौन आ सकता है, स्पान आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू ओके लैब्स लिखा। अब ओके लैब्स को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, सो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग यूज करूंगा। सो देखिए यहाँ पर जो है वो जो मैंने बोला है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कौन आ सकते हैं, स्पान एलिमेंट
जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कौन आ सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट आ सकते हैं। ब्लॉक लेवल बाहर है, स्ट्रॉन्ग जो है अंदर है, जो अंदर आएंगे वो हमेशा चिल्ड्रन टैग कहलाएंगे। सो इनलाइन एलिमेंट हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट के चिल्ड्रन होते हैं। सो ये देखिए इस एग्जांपल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। सेव किया, ब्राउजर में गए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश किया तो देखिए वेलकम टू ओकेलैब्स आ रहा है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लॉक लेवल टेक्स्ट के अंदर ही इनलाइन एलिमेंट्स आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल अगर लिख रहे हो तो टोटली गलत है। ये रूल आज ध्यान रख लेना कि इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल टैग नहीं लिख सकते हो। मतलब मैं स्पान के अंदर डिव नहीं ले सकता हूं, स्पान के अंदर पैराग्राफ नहीं ले सकते हैं। स्पान के अंदर क्या मैं डिव ले सकता हूं? स्पान के अंदर क्या मैं डिव ले सकता हूं? ये गलत है, सो रॉन्ग। ठीक है, क्या स्पान के अंदर मैं डिव ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। क्या स्ट्रॉन्ग के अंदर पैराग्राफ ले सकते हैं? नहीं। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या पैराग्राफ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनलाइन एलिमेंट है और पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो यहां पर एक और फॉर्मूला मैं आपको बना के बता देता हूं। सो यहां पर मैं फॉर्मूला बना के लिख देता हूं। ब्लॉक लेवल ब्लॉक टैग, इसको मैं क्या कहूंगा? ब्लॉक टैग का स्टार्ट, ब्लॉक टैग का क्लोज, और उसके अंदर कौन आएगा? इनलाइन टैग आएगा। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे। सो ब्लॉक टैग के अंदर हमेशा कौन आएगा? स्पान टैग आएगा, है ना। स्पान टैग का स्टार्ट और स्पान टैग का क्लोज, सॉरी स्पान नहीं, इनलाइन टैग, है ना। सो मैं इसको क्या कहूंगा? इनलाइन। सो इनलाइन टैग्स, सो इनलाइन अंडरस्कोर टैग। सो ये हमेशा ध्यान रखना, ये रूल आज से ध्यान रखना कि ब्लॉक टैग जो होगा वो पेरेंट होना चाहिए और इनलाइन टैग होगा वो कौन होना चाहिए? चिल्ड्रन होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखिए, ये देखिए, कंपेयर करो दोनों को एग्जांपल से। डिव कौन है? ब्लॉक टैग है, और स्ट्रॉन्ग देखो अंदर आ रहा है, वो कौन है? इनलाइन टैग है। सो पेरेंट के अंदर चिल्ड्रन आएगा, ब्लॉक लेवल टैग के अंदर इनलाइन एलिमेंट आएगा। ये कुछ रूल्स हैं जो आज से आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ये कभी मत करना कि इनलाइन टैग के अंदर ब्लॉक लेवल टैग आ जाए, ऐसा रूल्स के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आप कर रहे हो तो आप सही कोडिंग नहीं कर रहे हो। और अगेन अपने कोड को आप वेरीफाई कर सकते हो वैलिडेटर वेबसाइट पे जाके। सो वैलिडेटर वेबसाइट आपको नहीं पता है तो वैलिडेटर, ये validator.w3.org वेबसाइट पर जाके आप अपना वैलिडेशन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं और इसको मैं लाइव वेबसाइट पर अपलोड कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप अपने गिटहब अकाउंट पे जाके, सबसे पहले अपने गिटहब अकाउंट पे जाइए। नेट नहीं है यार, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना मार्कअप वैलिडेशन कर सकते हैं। और मैं आपको अगर अपना कोड वेरीफाई करना है कि आपने कितना कोडिंग सही किया है, गलत किया है, जो भी किया है, आप अपना कोड को हमेशा जो है सिलेक्ट ऑल करो। यहाँ से सिलेक्ट ऑल किया, ये डायरेक्ट इनपुट में जाना है, पेस्ट कर देना और एक बार चेक कर लेना। अगर आपने कुछ भी गलत किया होगा तो ये वैलिडेटर जो है आपको बता देगा कि आपने क्या गड़बड़ करी है। आप जानबूझ के एक गड़बड़ करके देखना कि ब्लॉक लेवल टैग के अंदर इनलाइन एलिमेंट लेके देखते हैं। ये देखिए, ये मैं लेके बता रहा हूँ, ये गलत है। और क्या ये W3C वैलिडेटर है, इसको सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या किया, स्पान के अंदर क्या ले लिया? डिव ले लिया, और यहाँ पर मैंने डिव में लिखा वेलकम टू, और वेलकम टू, और इसके बाद मैंने लिख दिया ओकेलैब्स, कुछ भी ऐसा लिखा। बट मेन मोटो है कि मैं इनलाइन टैग के अंदर जो है वो ब्लॉक टैग ले रहा हूँ। और देखते हैं, कॉपी करते हैं, मुझे पता है वो गलत है। क्या ये W3C मार्कअप वैलिडेशन सर्विस ये भी गलत बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आप सबसे बेस्ट है कि आप चेक करें। और ये देखो एरर आ गया, एरर आ गया। क्या बोल रहा है? एलिमेंट डिव नॉट अलाउड एज अ चाइल्ड ऑफ स्पान। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं वो कभी भी इनलाइन एलिमेंट के अंदर नहीं आ सकते हैं।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर स्पान आ सकता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर इनलाइन एलिमेंट आ सकते हैं, मगर इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल टैग्स नहीं आ सकते। सो अगर आप गलत करोगे तो ये वैलिडेशन सर्विसेज में जाके आप चेक कर सकते हो, वो गलत बताएगा। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूं और इसी कोड को जो है मैं आपको लाइव करके बताता हूं। तो आपको जो है आज हमारे पास 6 अगस्त है और 6 अगस्त की जो है मैं एक गिटहब पे रिपोजिटरी बना के बताता हूं। सो यहां मैं गिटहब पे गया, यहां पर जो है आप देखिए मैं एक नई रिपोजिटरी बनाता हूं और आज डेट है मेरे पास 6 अगस्त की है। ये 06 अगस्त एंड 2021 यहां पर मैंने किया। और यहां से मैं डिस्क्रिप्शन पे गया और यहां से मैंने रीडमी किया एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने यहां पर क्लिक किया और ये मेरी रिपोजिटरी यहां पर बन रही है। ये मेरी रिपोजिटरी यहां पर बन चुकी है और यहां पर आपको जाना है, इस कोड पे क्लिक करना है, ये यूआरएल आप कॉपी कर लेना, यहां पर जाइएगा, ये टर्मिनल पे जाना है। सबसे पहली कमांड आपको क्या करनी है, गिट इनिट करनी है। तो आपको करनी है गिट इनिट। दूसरी कमांड आपको करनी है गिट रिमोट एड ओरिजिन और उसके बाद जो यूआरएल आप कॉपी करके लाए वो यहां पर पेस्ट कर देना। फिर तीसरी कमांड से अब सीक्वेंस चालू हो जाएगा, स्टेज कमिट एंड पुश। सो गिट एड डॉट, ये क्या होता है, स्टेजिंग। कमिट के लिए क्या करते हैं, गिट कमिट डैश एम और यहां पर कुछ भी लिख दो, जैसे आज हमारा क्या है, D3 है, डे 3 है। सो D3 में हमने क्या काम किया वो डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो। और उसके बाद लास्ट कमांड है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ये मैं करूंगा तो ये गिटहब पे जो भी आज मैंने काम किया है ये लाइव डिप्लॉय हो जाएगा और इसको जो है हम तुरंत नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर देंगे। सो नेटलीफाई ओपन कर देते हैं, ये मैंने नेटलीफाई ओपन किया और देखते हैं कि क्या ये अपलोड हो गया है। ये अपलोड हो रहा है, तब तक जाके यहां पर नेटलीफाई भी ओपन कर लेते हैं। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट गिटहब पे अपलोड हो गई है। तो चलिए फटाफट इसको नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो नेटलीफाई पे मैं लॉगिन कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नेटलीफाई वेबसाइट में आ गया हूं। यहां पर आप न्यू गिट साइट पे जाइएगा, गिटहब पे जाइएगा और ये एक पैनल खुलेगा जिसमें आपको ऑथोराइज करने के लिए बोलेगा। तो ऑटोमेटिकली ये सारा काम ऑटो ऑथोराइज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रांच आप चूज कीजिएगा और ब्रांच हमेशा ध्यान रखना, आपने मास्टर ब्रांच पे पुश किया है तो मेन की बजाय आपको मास्टर चूज करना है। यहाँ पर मैंने मास्टर चूज किया। एडवांस वेरिएबल में जाना है, यहाँ पर सिर्फ आपको CI लिखना पड़ता है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन फॉल्स, ये देना पड़ता है, बस आप दे देना इसको। फिर कुछ नहीं करना है, डिप्लॉय साइट पे आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही डिप्लॉय साइट पे क्लिक करेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट चालू हो जाएगा और ये देखिए बिल्ड प्रोसेस चालू हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिप्लॉय हो गया है। अब आप डोमेन सेटिंग्स में जाके या तो आप इस पे आप क्लिक करें या तो आप इस URL पर क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और आप चाहें तो अपने डोमेन नेम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए ये लाइव आ गया है, आप इस URL पे जाके लाइव चेक कर सकते हैं। और डोमेन के नेम को अगर आपको छोटा करना है तो डोमेन सेटिंग में आप चले जाना, ये कहलाता है आपका डोमेन नेम। ये डोमेन नेम आपको थोड़ा शॉर्ट करना है तो यहाँ कस्टम डोमेन में जाके एडिट कर लेना और यहाँ से जाके आपको जो भी करना है, जैसे मैंने लिखा ओके लैब्स 6 अगस्त 2021.netlify। ये URL मेरा फाइनल URL बनेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पर मैंने लिखा ओके लैब्स 6 अगस्त 2021, ठीक है। और इस URL को एक बार कॉपी कर लेना और सेव किया। देखिए मैं सेव कर रहा हूं, ये जैसे ही सेव होगा ये देखिए सेव हो चुका है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, इस URL पर क्या जो पुराना URL है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या देख लेते हैं और एक जो नया URL है उसको भी मैं हिट कर देता हूं। तो आपके सामने मैं दोनों URL को हिट कर रहा हूं। इसको भी मैंने हिट किया। ये देखिए पुराना URL मेरा नहीं चल रहा है बट नया URL जो है वो आई थिंक लाइव हो गया है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।